नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे चैप्टर प्रबंध परिचय महत्व प्रकृति और क्षेत्र, चैप्टर नंबर 1 और इसके अंदर जो है हमने प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन कर ली थी और डेफिनेशन करी थी हमने मैरी पार्कर फॉलेट के अनुसार प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला है। उसके बाद एक निष्कर्ष वाली डेफिनेशन मैंने बताई थी आपको। उसके बाद प्रबंध की विशेषताएं और उसके लक्षण हमने कर लिए थे। आज के वीडियो में हम आगे करेंगे प्रबंध के उद्देश्य, यानी कि मैनेजमेंट जब करते हैं तो उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। प्रबंध के उद्देश्य आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को ख़त्म कर दें, फर्स्ट चैप्टर को एंड कर दें पूरा ही आज के वीडियो के अंदर। तो आप ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा और समझिएगा। देखो, प्रबंध के ऑब्जेक्टिव तो होते ही हैं, क्यों? बिना ऑब्जेक्टिव के उद्देश्य के कोई कार्य नहीं किया जाता। आपके लिए सीधी काम की बात यह है कि जो प्रबंध के उद्देश्य हैं उनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है ना, जिन्हें मुख्य रूप से 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो प्रबंध के जो उद्देश्य हैं वो टोटल 4 हैं। कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है प्राथमिक उद्देश्य, सेकंड है सहायक उद्देश्य, थर्ड है व्यक्तिगत उद्देश्य और फोर्थ है सामाजिक उद्देश्य। तो आपको बिल्कुल याद भी हो जाने चाहिए इन चारों के नाम, क्योंकि बिल्कुल सिंपल है। प्राथमिक उद्देश्य मतलब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, यानी कि सबसे पहले कौन से उद्देश्य होते हैं। उसके बाद उन प्राथमिक उद्देश्यों को प्राप्त करने वाले जो उद्देश्य होते हैं ना, वो सहायक उद्देश्य होते हैं। तो सहायक उद्देश्य क्या होते हैं? प्राथमिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करते हैं। वो कौन से उद्देश्य होते हैं? वो होते हैं सहायक उद्देश्य। तो सहायक उद्देश्य जो है और प्राथमिक उद्देश्य जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि प्राथमिक उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है और उनको प्राप्त करने में सहायक उद्देश्य हमेशा सहायता करते हैं। तो ये 2 हो गए। सेकंड, फिर थर्ड और फोर्थ जो है वो भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। व्यक्तिगत उद्देश्य, कुछ व्यक्तिगत उद्देश्य भी होते हैं प्रबंध के। हर व्यक्ति के अपने उद्देश्य होते हैं जो संस्था से जुड़ा हुआ होता है, और उन सब व्यक्तियों के उद्देश्यों को मिलाकर सामाजिक उद्देश्य सामने आते हैं। तो सहायक और प्राथमिक उद्देश्य जुड़े हुए एक दूसरे से, और व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो 4 उद्देश्य हो गए आपने देखे, प्राथमिक उद्देश्य, सहायक उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य। अब आते हैं और हम पढ़ते हैं प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है ना। तो प्रबंध का प्राथमिक उद्देश्य, प्रबंध का प्राथमिक उद्देश्य, प्रबंध का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो जो भी मैनेजमेंट है ना, उसका प्राथमिक उद्देश्य होता है संस्था के लक्ष्यों उद्देश्यों की प्राप्ति करना, है ना। संस्था के लक्ष्यों और उद्देश्यों की क्या करना? प्राप्ति करना। अब किसी भी संस्था मतलब संगठन, है ना, संगठन मतलब व्यापार, बिजनेस, तो उसके क्या उद्देश्य और लक्ष्य होते हैं? उसका उद्देश्य होता है पहला, जो अगर प्राथमिक उद्देश्य की बात करें तो पहला उद्देश्य ये होगा कि प्रॉफिट कमाना। क्या कमाना? प्रॉफिट, लाभ कमाना। अब कोई भी संस्था को लाभ कब होगा? कोई भी संस्था को लाभ तब होगा जब वो प्रोडक्शन जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन, उत्पादन, है ना, ये उत्पादन ये लिखा हुआ है ना। तो जो वो उत्पादन करते हैं, उन उत्पादन करने पर, प्रोडक्शन करने पर जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी कॉस्ट क्या आनी चाहिए? हमेशा कम आनी चाहिए, उचित लागत। उचित लागत पर उत्पादन किया जाना चाहिए। ये उद्देश्य होता है प्राथमिक प्रबंध का। प्रबंध का प्राथमिक उद्देश्य के अंदर 2-3 उद्देश्य उसके अंदर है। अब प्राथमिक उद्देश्य क्या होते हैं? तो पहला ये है कि पहला प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है कि उचित लागत पर उत्पादन करना। उचित लागत मतलब रीजनेबल कॉस्ट। लागत का मतलब कॉस्ट मतलब किसी प्रोडक्ट को बनाने पर लगने वाला खर्चा। तो उचित लागत पर उत्पादन करना, ये पहला प्राथमिक उद्देश्य हो गया। अगला प्राथमिक उद्देश्य है, अब कोई प्रोडक्ट आपने बना तो दिया, बना के क्या उसको वहीं पर फैक्ट्री के अंदर रखोगे? नहीं, उसको उपभोक्ताओं तक पहुंचाना। उस प्रोडक्ट को कहाँ तक पहुंचाना? उपभोक्ताओं तक पहुंचाना। इसके लिए कौन सी वितरण प्रणालियाँ काम में आती हैं? उचित मूल्य वितरण करना, जिससे उपभोक्ताओं को संतुष्टि प्रदान हो। जो आपने उत्पाद बनाया है, उत्पाद मतलब जो आपने प्रोडक्ट बनाया है, उत्पाद का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट।
तो जो आपने प्रोडक्ट बनाया है उस प्रोडक्ट का वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से करना कि वह उपभोक्ताओं तक सही से पहुंच जाए और उपभोक्ता उससे सेटिस्फाइड हो। तो सबसे पहले प्रोडक्ट को, प्राथमिक उद्देश्य बता रहा हूँ, सबसे पहले प्रोडक्ट को उचित लागत पर बनाना, उत्पादन करना उचित लागत पर, फिर उस उत्पाद को उचित मूल्य पर उपभोक्ताओं तक पहुंचाना। और क्या करना, जब आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो क्या प्रोडक्ट अपने आप बन जाता है? नहीं, प्रोडक्ट बनाते हैं, कौन बनाते हैं? प्रोडक्ट को बनाते हैं संसाधन का मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज। कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं? मैन, मनी, मटेरियल, मेथड। M4 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? M4। मैं बताता हूँ आपको ये क्या होते हैं, देखना। M4 बोला जाता है इनको। क्या बोला जाता है? M4 का मतलब क्या होता है? फर्स्ट M का मतलब हो गया आपका, फर्स्ट जो आपका M होगा उसका मतलब होगा मनी, ठीक है। सेकंड M जो हो गया उसका मतलब होगा मटेरियल मतलब वही, बिल्कुल सही बात, माल। और फिर M का मतलब हो गया मैन यानी कि इंसान, और लास्ट M का मतलब हो गया आपके मेथड, किसी भी चीज़ को बनाने का मेथड। तो ये टोटल आपके 4M हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं 4M, है ना, 4M बोलते हैं इसको। तो ये 4M थे, मनी, मटेरियल, मैन, मेथड, है ना। ये सब रिसोर्सेज होते हैं। तो इन सब रिसोर्सेज का क्या करना? अच्छे से यूज़ करना। इन सब रिसोर्सेज का क्या करना? अच्छे से यूज़ करके इनको उचित पारिश्रमिक देना। ये प्राथमिक उद्देश्य होता है। ये कौन सा उद्देश्य होता है? प्राथमिक उद्देश्य, उचित पारिश्रमिक देना। जो भी रिसोर्सेज हैं, जो मैन है, मनी है, मशीन है, मेथड है, जो अपन को ये काम करके दे रहे हैं, प्रोडक्शन करके दे रहे हैं, उनको उचित पारिश्रमिक देना, मतलब उनको अच्छा वेतन देना, सैलरी देना, बोनस देना, कमीशन देना, जो भी उनकी मेहनत का पैसा बनता है वो उनको उपलब्ध कराना। ये प्राथमिक उद्देश्य होता है किसी भी संस्था का। तो प्राथमिक उद्देश्य में 3 पड़े हैं। कौन कौन से? सबसे पहले उचित लागत पर उत्पादन करना, फिर उस उत्पादित किए हुए प्रोडक्ट को उचित मूल्य वितरण द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाना, और थर्ड जो संसाधन होते हैं, मनी, मैन, मेथड, मशीन, है ना, इन रिसोर्सेज को उचित पारिश्रमिक देना। और लास्ट प्राथमिक उद्देश्य जो एक संस्था का सबसे मेन उद्देश्य होता है वो आपके सामने है, वो है उपक्रम का मतलब व्यापार, संगठन, संस्था, है ना, उस उपक्रम को उचित मात्रा में लाभ कमा कर देना। उचित मात्रा में लाभार्जन करना मतलब उचित मात्रा में लाभ कमा कर देना। तो ये हो गए आपके प्राथमिक उद्देश्य। कितने उद्देश्य हो गए? प्राथमिक उद्देश्य। प्राथमिक में कितने हैं? 4। पहला कौन सा है? बिल्कुल रिपीट कीजिए आप, तभी ये, नहीं तो BST बहुत बोरिंग हो जाएगी। रीडिंग ही लगानी है तो फिर ये वीडियो देखने से क्या मतलब, है ना। इसलिए रिपीट कीजिए आप मेरे साथ साथ। पहला है, फर्स्ट है उचित लागत पर उत्पादन करना। सेकंड है जो उत्पादित वस्तुएं हैं या सेवाएं हैं उनको उचित मूल्य पर वितरण करना, उनका कहाँ तक? उपभोक्ताओं तक पहुँचाना उनको। और लास्ट में जो संसाधन यूज़ हो रहे हैं, मनी, मैन, मशीन, मेथड वगैरह, उनको उचित पारिश्रमिक देना। और लास्ट है उपक्रम को उचित लाभ कमा कर देना। तो ये हो गया आपके प्राथमिक उद्देश्य। फिर आते हैं अपने सहायक उद्देश्य। अब सहायक उद्देश्य में इतना टाइम अपन नहीं लगाएंगे, सीधा सा सिंपल मैं आपको बता देता हूँ। सीधा यहाँ देखिए लिखा हुआ है साफ साफ, क्या लिखा हुआ है? सहायक उद्देश्य प्राथमिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। वे सब सहायक उद्देश्य होते हैं। अब प्राथमिक उद्देश्य कौन से हैं? 4 उद्देश्य मैंने बताए, है ना। जैसे फर्स्ट था प्राथमिक उद्देश्य कि उचित लागत पर उत्पादन करना। अब उचित लागत पर जब उत्पादन करेंगे तो उसके लिए कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें भी अपन को चाहिएगी, सहायता चाहिएगी, वो सब सहायक उद्देश्य हो गए, है ना। जैसे उचित पारिश्रमिक देना, तो उचित पारिश्रमिक देने में जो प्रॉब्लम आ रही है उन प्रॉब्लम्स को दूर कौन करेगा? सहायक उद्देश्य। तो जो जितने भी प्राथमिक उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति में जो सहायक होते हैं वे सहायक उद्देश्य होते हैं। और ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर नीचे। इसलिए
आप सहायक उद्देश्य में बस एक ये लाइन याद रखिए, आपको सहायक उद्देश्य समझ में आ जाएगा। ओके, फिर आते हैं अपने व्यक्तिगत उद्देश्य। अगला है अपना कौन सा, व्यक्तिगत। टोटल 4 बताए थे ना मैंने आपको, बिल्कुल सही बात है। उद्देश्य कितने हैं, प्रबंध के उद्देश्य कितने हैं, 4। प्राथमिक उद्देश्य हो गया, सहायक उद्देश्य हो गया, अब थर्ड है अपना कौन सा, व्यक्तिगत उद्देश्य, है ना। तो थर्ड व्यक्तिगत उद्देश्य क्या है कि किसी भी उपक्रम में व्यक्तिगत उद्देश्य मानव संसाधनों से संतुष्टि से। अब व्यक्ति का मतलब क्या होता है, जानवर तो होगा नहीं, कोई निर्जीव वस्तु तो होगी नहीं, इंसान, मानव। तो व्यक्तिगत उद्देश्य किससे संबंध रखते हैं, व्यक्तिगत उद्देश्य मानवों से संबंध रखते हैं। और मानवीय संसाधन जो है मतलब एम्प्लॉइज, लेबर, शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स, कंपनी का मालिक, ये सब जो हैं, व्यापार का मालिक, प्रोपराइटर, ये मानवीय संसाधन है। मैनेजर, है ना, जितने भी पद होते हैं और जो व्यापार में काम करते हैं इंसान, वे सब मानवीय संसाधन हैं। और उनकी संतुष्टि से हैं, उनकी संतुष्टि मतलब वे कभी भी किसी भी व्यापार के साथ कोई भी मानव जुड़ता है तो कुछ न कुछ उद्देश्य लेके जुड़ता है। तो उनके उद्देश्यों की पूर्ति करना भी व्यक्तिगत उद्देश्य हैं। मानवों की जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति करना, मतलब जो भी इंसान मानव व्यापार के साथ जुड़े हुए हैं उनके उद्देश्यों की पूर्ति करना व्यक्तिगत उद्देश्य के अंतर्गत आता है। बिल्कुल सही बात, ठीक है। तो अब देखिए इसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है काफ़ी सारा, आप पढ़ सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। फिर आता है सामाजिक उद्देश्य। बिल्कुल, प्रबंध के कुछ सामाजिक उद्देश्य भी होते हैं। क्यों, एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, ध्यान दीजिए आप बस, ये रही। उपक्रम मतलब व्यापार अपने संसाधन समाज से प्राप्त करता है। चाहे मैंने अभी आपको 4M बताए थे ना, मैन, मनी, मशीन, मेथड, है ना, ये जो भी संसाधन हैं ये सब कहाँ से प्राप्त होते हैं, समाज से। और फिर व्यापार क्या करता है, उन संसाधनों का रूप परिवर्तित करता है और उनका एक उत्पाद बनाकर वापस समाज को देता है। मतलब समाज से ही संसाधन लिए जाते हैं, उन संसाधनों का रूप परिवर्तित करके वापस समाज को ही दिए जाते हैं और इसके बदले में व्यापार क्या करता है, लाभ कमाता है ना। तो ये लिखा हुआ साफ साफ कि उपक्रम मतलब संस्था मतलब व्यापार अपने संसाधन समाज से प्राप्त करता है और उनसे कुछ को उत्पादों और सेवाओं में परिवर्तित करता है और पुनः समाज को दे देता है। इस प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में सामाजिक उद्देश्य निहित होते हैं। इस प्रक्रिया के मतलब समाज से संसाधन लेने से लगाकर उसका रूप परिवर्तित करने से लगाकर उसको उत्पाद बनाने से लगाकर वापस समाज को देने तक जो भी काम किया जाता है उसके अंदर सामाजिक उद्देश्य भी निहित होते हैं और उन सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करना प्रबंध का उद्देश्य है। तो प्रबंध के ये 4 उद्देश्य भी आपने पढ़े। ओके, अब अगर अपन आगे चले और सोचे कि थोड़ा बहुत और कर लें तो अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला है प्रबंध का महत्व। प्रबंध का महत्व जो है एक बहुत अच्छा और बड़ा टॉपिक है और ये बहुत इजी टॉपिक है ना। प्रबंध का महत्व, प्रबंध का महत्व जो है उस एक सेकेंड इसको हटा देते हैं। हाँ, प्रबंध का जो महत्व है उसके टोटल पॉइंट मैं पहले आपको बता देता हूँ। उसके टोटल पॉइंट आपके सामने हैं और वो है टोटल 8 पॉइंट है टोटल, वो है ना। जो प्रबंध का महत्व है उसके टोटल कितने पॉइंट हैं, उसके टोटल 8 पॉइंट हैं। और आपको एक काम करना है, ये 8 जो पॉइंट हैं इन 8 पॉइंटों को आपको याद करना है। ओनली पॉइंट्स, क्योंकि अभी तक जो अपन ने पढ़ा है प्रबंध की, चाहे वो विशेषताएं हों, प्रबंध की चाहे वो लक्षण हो, परिभाषा हो या प्रबंध के जो उद्देश्य हैं वो हो, उन सब की थ्योरी यहाँ पर मिलकर सामने आएगी। तो मैं फटाफट करा देता हूँ आपको। सबसे पहला प्रबंध का जो महत्व है वो प्रतिस्पर्धा का सामना करना। पहला कौन सा है, प्रतिस्पर्धा का सामना करना। बिल्कुल, मैनेजमेंट का ये कर्तव्य है, इम्पोर्टेंस है ये मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट के द्वारा ही कंपटीशन का सामना किया जा सकता है, वरना इस गलाकाट प्रतिस्पर्धा के अंदर कोई भी व्यापार टिक नहीं सकता। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रतिस्पर्धी युग के अंतर्गत अगर आपको टिके रहना है, व्यापार को चलाना है, तो प्रबंध का होना बहुत आवश्यक
हैं। ये पहला हो गया। दूसरा है आपका सेकंड, ये रहा आपके सामने, और ये है संसाधनों का विकास। बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं कि आपके रिसोर्सेज का डेवलपमेंट हो, आपके रिसोर्सेज बढ़ें, है ना, आपके देश का विकास हो, तो मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि संसाधनों का भी अधिक दुरुपयोग भी किसी देश की प्रगति में बाधक होता है और व्यापार भी उससे नुकसान में ही जाता है। तो कौन से संसाधन का किस प्रकार से उपयोग करना है कि कम संसाधन के उपयोग से अधिक उत्पादन किया जा सके, ये हो गया संसाधन का विकास। फिर है संसाधन का समुचित उपयोग। बिल्कुल ये सेम है दोनों पॉइंट लगभग। संसाधन का समुचित उपयोग मतलब कम उपयोग में अधिकतम उत्पादन है, जैसे कम लागत में अधिक उत्पादन, है ना। तो संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि वो बिल्कुल भी दुरुपयोग उनका ना हो। और फोर्थ पॉइंट है फिर आपका नव परिवर्तन एवं उसका उपयोग। हमेशा अगर आपके व्यापार में मैनेजमेंट रहेगा तभी आपका व्यापार जो है नव परिवर्तन की ओर बढ़ेगा। नव परिवर्तन मतलब नई नई चीज़ें बनाएगा और इस कंपटीशन में टिका रहेगा। नहीं तो नोकिया जैसे हाल हो जाएंगे। नव परिवर्तन नहीं होता है तो कौन से हाल होते हैं? नोकिया कंपनी सुनी है ना, पहले होती थी, बहुत फेमस कंपनी थी, इसके आसपास ही कोई दूसरी कंपनी नहीं थी, सभी नोकिया का मोबाइल ही परचेज करते थे। आज के टाइम में नोकिया कीपैड, तब मोबाइल कीपैड के चलते थे, उस टाइम इसको कोई टक्कर नहीं दे पाता था, खास करके इंडिया में कोरिया की कंपनी थी। लेकिन आज के टाइम में नोकिया का नामो निशान मिट चुका है। क्यों? इसने नव परिवर्तन नहीं अपनाया। तो नव परिवर्तन अपनाना है और उसका उपयोग करना है तो फिर प्रबंध का होना ज़रूरी है। और फिर अगला सेम, इसमें भी आप नोकिया का ही एग्जाम्पल ले सकते हैं। संगठन का अस्तित्व, संरक्षण और वृद्धि। आप चाहते हैं कि आपका व्यापार नोकिया की तरह चल रहा हो। नोकिया ने कभी नहीं सोचा था कि उसको ये दिन देखने पड़ेंगे कि उसकी कंपनी बंद हो जाएगी, है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका अस्तित्व बना रहे, संरक्षण बना रहे, वृद्धि बनी रहे, आपका व्यापार हमेशा वृद्धि करे, संगठन मतलब व्यापार, तो ये MGT मतलब मैनेजमेंट हमेशा बनाए रखिए। इसीलिए मैनेजमेंट बहुत आवश्यक है। फिर है आपका देश का आर्थिक विकास। अगर आपके व्यापार मैनेज रहेगा तो आपका व्यापार में क्या होगी? वृद्धि। और किसी भी देश में अगर व्यापार बढ़ता है तो उस देश का आर्थिक विकास भी होता है। और लास्ट 7th पॉइंट विभिन्न रुचि समूहों में समन्वय। हम अगर मैनेजमेंट होगा ना तो हमेशा, ये देखिए आपको यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी लाइनें लिखी हुई है इन 2-3 लाइनों के अंदर, कि देखिए कौन सी 2-3 लाइनें, ये देखिए, कर्मचारी, ग्राहक, आपूर्तिकर्ता। कर्मचारी जो व्यापार में काम करते हैं, कस्टमर जो आपका प्रोडक्ट खरीदते हैं, आपूर्तिकर्ता जिनसे आप माल खरीदते हैं कच्चा, वित्तीय संस्थाएं जो आपको लोन देती है, निवेशक जो आपके शेयर खरीदते हैं, सरकार और समाज। इन सब में आपको अगर समन्वय का मतलब क्या होता है? समन्वय का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन। समन्वय का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन अगर आपको बनाए रखना है, इनमें समन्वय बनाए रखना है कि आपस में मिलजुल कर काम करें, तो मैनेजमेंट का होना ज़रूरी है। और अगर व्यापार में प्रबंध होता है तो समाज हमेशा कैसा रहता है? स्थिर रहता है। समाज की बुराइयां खत्म होती हैं और धीरे धीरे नए आविष्कारों को समाज जो है, नई तकनीकों को धीरे धीरे ग्रहण करने लग जाता है और इससे समाज का कभी भी विखंडन नहीं होता। तो ये थे आपके 8 क्या थे? प्रबंध के महत्व। तो इनके पॉइंट आप ज़रूर याद कर लें। आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रबंध की प्रकृति, और फिर आपका ये लगभग क्या पूरा ही चैप्टर जो है वो हो जाएगा ख़त्म। प्रबंध की प्रकृति है और उसके बाद आपका चैप्टर है एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।